जय हिंद एवरीवन। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। मेरा नाम है आदित्य और आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर के बारे में पढ़ाने वाला हूं। और जितने भी हमारे नए व्यूवर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हमारी एक पूरी कंप्लीट सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी की बुक जो कि बेसिकली सविंदर सिंह सर द्वारा लिखी गई है उसको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा। और आपको इस तरह से पढ़ाने का प्रयास करूंगा कि जब आप किताब पढ़ने जाएं तो किताब आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, कितने भी आप वीडियो लेक्चर देख लें, जब तक आप किताब को पढ़ें नहीं एक बार ना, तब तक आपको चीज़ें जो है समझ में नहीं आती। वो बात अलग है कि अगर आपके एग्ज़ाम टाइम है, आपके एग्ज़ाम कल हैं या परसों हैं, तो आप इस वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी है। पर अगर आपके पास समय है तो आप इस वीडियो लेक्चर को देख के किताब को एक बार ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना किसी और देरी के। इस हाइपोथेसिस को हम बुक के अकॉर्डिंग पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार इसको शॉर्ट में समझाना चाहता हूँ कि इस हाइपोथेसिस के अंदर बेसिकली हुआ क्या था, इस हाइपोथेसिस हमसे क्या कहना चाहती है। तो आइए पहले हम उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो कि वेगनर द्वारा दिया गया था, इस थ्योरी को अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाने का प्रयास करूं तो देखिए, वेगनर का ये कहना था, मान लीजिए ये हमारा बेसिकली अर्थ हो गया, तो उनका ये कहना था कि अर्थ पे जितने भी हमारे लैंड थे, जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट प्रेजेंट थे, वो कार्बोनिफेरियस पीरियड के समय एक साथ जुड़े हुए थे। क्या थे? कार्बोनिफेरियस पीरियड के समय वो एक साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, उसके बाद उनका ये कहना था जो लैंड थे, मान लीजिए लैंड जो हमारे थे उनका कुछ इस तरह से वो थे। ये एकदम सेप तो उस तरह नहीं था उस टाइम, ये मैं बस आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो उस टाइम जो लैंड थे वो एक साथ जुड़े हुए थे और उस लैंड का उन्होंने बेसिकली नाम दिया था पेंजिया। ठीक है, फिर उनका ये कहना था कि पेंजिया के चारों तरफ का जो एरिया था, ये सब आपका जो एरिया था, ठीक है, ये जो सब आपका एरिया था, ये एरिया बेसिकली वाटर से घिरा हुआ था। क्या था? किससे घिरा हुआ था? वाटर से घिरा हुआ था। और इस वाटर को उन्होंने बेसिकली कह सकते हैं हमारे ओशियन से उस टाइम के, और इनका उन्होंने नाम दिया था पैंथालासा, उनका उन्होंने नाम दिया था। ठीक है, उसके बाद उनका ये कहना था कि कार्बोनिफेरस पीरियड के टाइम ही ये जो आपके लैंड थे, ये कुछ बेसिकली आपके दो या तीन फोर्सेस के कारण, दो या तीन फोर्सेस के कारण, वो मैं फोर्स आपको अभी जब डीप में बेसिकली समझाऊंगा आपको इस हाइपोथेसिस को तो बता दूंगा। तो उनका ये कहना था दो या तीन फोर्सेज के कारण इक्वेटर से, या कह सकते हैं इससे अर्थ के, या से क्या बोलते हैं, इस लैंड के इक्वेटर से ये क्या हो गया, डिवाइड हो गए, टूट गए। जो इसका बेसिकली आपका नॉर्थ वाला एरिया था उसका उन्होंने ये, यानी कि मैं आपको बता दूं, ये वाला जो एरिया था इसका उन्होंने नाम दिया था लॉरेसिया, और जो आपका ये एरिया था उसका उन्होंने नाम दिया था गोंडवाना लैंड। ठीक है, उसके बाद उनका ये कहना था कि जैसे जैसे टाइम आपका बीतता गया, ठीक है, जैसे जैसे टाइम आपका बीतता गया तो हुआ ये कि ये जो लैंड थे जो दो पार्ट में डिवाइड हुए थे, ये और टूटते गए, और क्या हुए, टूटते गए, और टूटते टूटते जैसा कि हम प्रेजेंट टाइम में अर्थ के अंदर कंटिनेंट और ओशियंस के शेप पाते हैं, देखते हैं, अरेंजमेंट देखते हैं, उस तरह से इनका अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, अब हम इस हाइपोथेसिस को आइए अच्छे से डीप में समझने का प्रयास करते हैं, गहराई में समझने का प्रयास करते हैं। अगर मैं बात करूं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर की, तो ये जो थ्योरी थी ये बेसिकली अल्फ्रेड वेगनर द्वारा दिया गया था, जो कि एक जर्मनी के मीटरोलॉजिस्ट थे। कहाँ के मीटरोलॉजिस्ट थे? जर्मनी के मीटरोलॉजिस्ट थे। इन्होंने जो थ्योरी बेसिकली पोस्टुलेट की थी वो 1912 में पोस्टुलेट की थी, पर कुछ रीजन्स उस टाइम रहे होंगे जिसकी वजह से इसे लगभग 10 साल बाद 1922 में पब्लिश किया गया था। ठीक, इस थ्योरी का बेसिकली वेगनर का मेन एम था, इस थ्योरी के जरिए जो समझाना चाह रहे थे वो ये था कि वो अर्थ के ऊपर जितने भी ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज हुए थे, उसके जितने भी पास्ट हिस्ट्री में ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज हुए थे, उसको वो इस थ्योरी के जरिए दर्शाना चाह रहे थे। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि अगर वो ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज दर्शाना चाह रहे थे तो वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहाँ दे बैठे।
तो वही मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। और एक और बात, हम यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ रहे हैं, ना कि ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज के बारे में पढ़ रहे हैं। इसलिए सिर्फ हम यहाँ पे उस कंटिनेंट की ड्रिफ्ट की बात करेंगे, ना कि क्लाइमेटिक चेंज जो हुए थे उसकी बात करेंगे। यानी सिर्फ आबादी थ्योरी ही इस बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो जो क्लाइमेटिक चेंज हुआ था अर्थ के ऊपर, उसको बेसिकली दो वे में एक्सप्लेन किया जा सकता था। पहला ये था कि अगर हमारे कंटिनेंट थ्रू आउट द ग्लोबल जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ के एक ही जगह पे अगर वो रहे होंगे, तो हो सकता था जो क्लाइमेटिक जोन थे वो एक रीजन से दूसरे रीजन शिफ्ट हुए हों, और थस एक पर्टिकुलर रीजन एक्सपीरियंस किया हो क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर चेंजेज। और दूसरा ये था कि अगर क्लाइमेटिक जोन एक जगह रहे होंगे, तो हो सकता था जो हमारे लैंड मास थे वो एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट हुआ हो उनके अंदर, और वो ग्लोबल क्लाइमेट को क्लाइमेटिक चेंज एक्सपीरियंस किए होंगे। तो वैगनर बेसिकली सेकंड वाले ऑप्शन को, या कह सकते हैं सेकंड वाले अल्टरनेटिव को माना था। ठीक है, वैगनर ऑप्टेड फॉर सेकंड अल्टरनेटिव। अब हम बात करते हैं बेसिक प्रीमाइज ऑफ द थ्योरी की, यानी कुछ चीज़ें वैगनर पहले से मान के चल रहे थे। वो क्या चीज़ें थी, वही सब चीज़ें हम देखते हैं इसके स्क्रीन पे। तो वैगनर का ये कहना था, वैगनर बेसिकली बिलीव्ड इन 3 लेयर सिस्टम ऑफ द अर्थ, दैट इज सियाल, सीमा एंड नीफे। तो बेसिकली अर्थ के 3 लेयर सिस्टम में विश्वास उन्होंने बेसिकली इस थ्योरी के अंदर माना था। वो था सियाल, सीमा, नीफे, जो कि ई सुएज द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? ई सुएज द्वारा दिया गया था। ये मैं आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ। फिर ही बिलीव दैट, उनका ये मानना था कि जो सियाल का लेयर था, सियालिक जो लेयर था, वो सीमा के ऊपर फ्लोट कर रहा था। क्या हो रहा था? तैर रहा था, बिना किसी रेजिस्टेंस के, बिना किसी रुकाव के उसके ऊपर वो तैर रहा था। ठीक है, और कई सोर्सेज से एविडेंस इकट्ठा करके उन्होंने ये एज्यूम किया कि कार्बोनिफेरियस पीरियड के टाइम जितने भी हमारे लैंड मास थे वो एक साथ जुड़े हुए थे, एक साथ यूनाइट थे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो एक साथ यूनाइट थे, जिसका उन्होंने नाम पेंजिया दिया था। और वो एक ह्यूज वाटर से सराउंड था, जिसका उन्होंने पेंथलासा नाम दिया था, जो कि बेसिकली हमारी प्रीमेवियल पैसिफिक ओशियन, यानी ओशियन के शुरुआती समय में उसको बेसिकली पूरा पैसिफिक ओशियन इन्होंने नाम दिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस थ्योरी की उस पूरे प्रोसेस की। इसके अंदर बेसिकली हम 4 चीज़ें देखेंगे। पहला हम देखेंगे फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रिफ्ट। दूसरा हम देखेंगे कि एक्चुअल ड्रिफ्टिंग ऑफ द कंटिनेंट। फिर हम देखेंगे आपका माउंटेन बिल्डिंग, और फिर हम देखेंगे आपका ओरिजिन ऑफ आइलैंड, और एक और चीज़ है कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन, माफ करिएगा मैं आपको बताना भूल गया था। ठीक है, तो अगर हम बात करें बेसिकली फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रिफ्ट, यानी जो कंटिनेंट के अंदर जो मूवमेंट हुआ था उसके पीछे जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल थे वो क्या थे। तो वैगनर के हिसाब से जब कंटिनेंट ब्रेक हुए और पेंजिया से बेसिकली वो ब्रेक हुए, तो वो 2 डायरेक्शन में मूव किए थे। ठीक है, एक मूवमेंट था आपका इक्वेटर वर्ड मूवमेंट, और दूसरा मूवमेंट था आपका वेस्टवर्ड मूवमेंट। तो जो इक्वेटर वर्ड मूवमेंट था, वैगनर का ये कहना था वो बेसिकली ग्रेविटेशनल डिफरेंशियल फोर्स की वजह से हुआ था, जिसे बेसिकली हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कह सकते हैं, जिसे इन्होंने पोल फ्लिंग फोर्स नाम दिया था। पोल फ्लिंग फोर्स बेसिकली अर्थ के रोटेशन से रिलेशन होता है इसका। अभी हम इसे डीप में जानने का प्रयास नहीं करेंगे, हमारा मकसद कुछ और है, ये ध्यान में आप रखिएगा इस थ्योरी को पढ़ने का। तो इसको अगर मैं शॉर्ट में समझाने का प्रयास करूँ, तो वैगनर का ये कहना था कि कार्बोनिफेरस पीरियड के टाइम अर्थ की जो रोटेशन स्पीड थी, प्रेजेंट टाइम से उसकी रोटेशन स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी। तो उससे हुआ कि इसको इस तरह से अगर मैं समझाने का प्रयास करूँ कि आप मान लीजिए कोई रस्सी ले लीजिए और उसके बीच में कोई रिंग लगा दीजिए, इस एरिया में रिंग लगा दीजिए। जब उसको आप रोटेट करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जो रिंग होगी वो क्या होगी, बाहर की तरफ जाने चलती जाएगी, और उसके जो पीछे जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा उसे ही बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। यानी जब भी कोई चीज़ रोटेट करती है उसके अंदर 2 फोर्स अप्लाई होती है, 2 फोर्स ज़्यादा अप्लाई होती है। यहाँ पे हम सिर्फ 2 फोर्स की बात कर रहे हैं, पहला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो बाहर की तरफ लगता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो अंदर की तरफ लगता है। ठीक है, तो उनका यही कहना था कि अर्थ की रोटेशन ज़्यादा थी, उससे क्या हुआ, उसके अंदर उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हुआ, और टूटने के बाद उनके अंदर इक्वेटर वर्ड मूवमेंट हुआ।
हालांकि ये चीज़ जो थी ये बाद में रिजेक्ट कर दी गई थी, और इनका यही कहना था जो वेस्टवर्ड मूवमेंट था कंटिनेंट का वो बेसिकली टाइडल फोर्स ऑफ सन एंड मून की वजह से हुआ था। यानी कि अगर ये हमारा बेसिकली इसको अर्थ मान लीजिए, तो ये जब सन और ये बेसिकली मून हो गया, और जब ये सन सामने आए थे तो ये आप जानते हो कि न्यूटन के हिसाब से दुनिया में कोई भी दो बॉडी आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है, एक दूसरे को बेसिकली खींचती है अपने तरफ। कोई भी बॉडी न्यूटन के अंदर आपने पढ़े भी होंगे न्यूटन के सिद्धांत, तो वही सिद्धांत बेसिकली हमारे हर यूनिवर्स के ऊपर अप्लाई होता है, जाहिर सी बात है। तो जिस हिसाब से हमारा अर्थ ग्रेविटेशनल अपना पुल लगाता है मून के ऊपर, उसी तरह हमारा मून भी और हमारे सन भी अर्थ के ऊपर कोई पुल लगाते हैं, और उसी पुल को टाइडल फोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो जब उन्होंने अपने ऊपर एक साथ जब टाइडल फोर्स लगाया अर्थ के ऊपर, उसकी वजह से वेस्टवर्ड मूवमेंट कॉज हुआ, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इक्वेटर वर्ड मूवमेंट कॉज हुआ। और मैं आपको याद दिला दूं कि जब मैं आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ टेलर पढ़ा रहा था, तो उसके अंदर हमने ये देखा था उनके हिसाब से जो इक्वेटर वर्ड और वेस्टवर्ड वर्ड मूवमेंट हुआ था वो दोनों बेसिकली मून के टाइडल फोर्स की वजह से हुआ था। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा मेजर डिफरेंस है इन दोनों थ्योरी के अंदर। ठीक है, फिर उनका यही कहना था कि जब टूटने के बाद बेसिकली कार्बोनिफेरस पीरियड में टूटना इनका चालू हुआ था, और जब मूवमेंट इनके बेसिकली कंटिनेंटल ब्लॉक के अंदर हुआ था पोल से, देखिए जाहिर सी बात जब मूवमेंट होगा तो द मूवमेंट ऑफ द कंटिनेंटल ब्लॉक अवे फ्रॉम द पोल, यानी पोल से दूर जो इनका मूवमेंट हुआ था कंटिनेंटल ब्लॉक का, उसे वैगनर ने द फ्लाइट फ्रॉम द पोल्स कहा था। ठीक है, अभी आगे हम ये भी देखेंगे कि हमारे जो पोल होते हैं बेसिकली नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, वो समय समय पे उनकी पोजीशन भी चेंज होती आई है पीरियड के, अभी इसी में हम आगे देखेंगे। ठीक है, फिर जैसे पेंजिया जब हमारा टूटा था दो पार्ट में, वो बेसिकली दो फोर्स की वजह से टूटा था, एक आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, और जैसे हमने उसमें देखा था, देखिए जो आपका वो क्या बोलते हैं टाइडल फोर्स लगा था, एक मिनट, ठीक है यहाँ सही है, पेंजिया टूटा था, यहाँ पे आप टाइडल फोर्स भी ऐड कर लेना, डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स। हालांकि टाइडल फोर्स आपका और क्या बोलते हैं आपके ये जो कौन सी फोर्स है नाम भूल गया मैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये दोनों आपके डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से लिखिए, या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जो पेंजिया हमारा टूटा था वो बेसिकली दो पार्ट में टूटा था, वो बेसिकली टाइडल फोर्स ऑफ सन एंड मून, फिर आपका क्या बोलते हैं पोल फ्लिंग फोर्स था, और आपका फोर्स ऑफ बायंसी। फोर्स ऑफ बायंसी की वजह से तो नहीं टूटा था, क्योंकि फोर्स ऑफ बायंसी तो बेसिकली वो फोर्स होती है कि आप पढ़े होंगे जब भी कोई चीज़ तैरती किसी चीज़ के ऊपर पानी के ऊपर, तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है, उसे बेसिकली बायंसी कहा जाता है। ठीक है, नॉर्थन, फिर आगे हम बढ़े थे, नॉर्थन पार्ट आपका लॉरेशिया बना, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और उसका वेस्ट साउथर्न पार्ट जो था उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। ठीक, अब जब उनके बीच में जो जाहिर कहा था जब कोई चीज़ टूटेगी उनके बीच में स्पेस क्रिएट होगा, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि चारों तरफ वो क्या थे, लैंड वाटर से घिरे हुए थे। जब उनके बीच में स्पेस जनरेट हुआ, तो स्पेस जब जनरेट होगा तो उसके अंदर वाटर जाहिर सी बात है फिल होगा, तो जब वाटर उसको भरा, उसका उन्होंने बेसिकली वैगनर ने 33C नाम दिया था। ठीक है, और इस पूरे पेंजिया के फेज को जो टूटा था, इसके टूटने के पूरे फेज को वैगनर के हिसाब से ओपनिंग ऑफ 33 इन्होंने कहा था। ठीक है, तो इस पर बेसिकली तीन चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे नहीं बेसिकली इस दो स्लाइड के अंदर। पहला कि ये कि जो पोल से उनकी मूवमेंट क्या हुआ था उसका बेसिकली उन्होंने फ्लाइट फ्रॉम द पोल कहा था। फिर जो मूवमेंट उनके अंदर हुआ था और बीच में स्पेस जनरेट हुआ था, उसमें जो अंदर जो पानी भरा था उसे उन्होंने 33C दिया था, और उस पूरे फेज ऑफ डिस्ट्रप्शन को उनका हिसाब से ओपनिंग ऑफ 33 उन्होंने कहा था। ठीक है, अब गोंडवाना लैंड जब टूटा, देखिए जाहिर सी बात है मैं आपको ये भी बता चुका हूँ, पहले तो लॉरेशिया गोंडवाना लैंड में टूटे थे, उसके बाद उनके अंदर भी वो टूटे थे, और गोंडवाना लैंड से बेसिकली हमारे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडियन पेनिनसुला और ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका जैसे कंटिनेंट फॉर्म हुए थे गोंडवाना लैंड से, और लॉरेशिया से हमारा बेसिकली नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया वाली चीज़ें फॉर्म हुई थी। ठीक है, यूरेशिया यानी पूरे क्या बोलते हैं यूरोप और एशिया को मिला के हम उसे यूरेशिया कहते हैं। ठीक है, और ये भी मेंशन, ये चीज़ मैं आपको अगर मैप के द्वारा समझाने का प्रयास करूँ तो, एक मिनट आप रुक जाइएगा।
मैप कहाँ पे भैया, हाँ ये रहा। जब इस चीज़ को, एक मिनट, ये ठीक ठाक नहीं है, हाँ चलिए इसी पे देख लेते हैं हम। तो जब इस चीज़ को हम मैप के द्वारा समझने का प्रयास करें तो उनका ये कहना था कि जब ये आपकी जो नॉर्थ अमेरिका थी, साउथ अमेरिका थी, इनकी जो मूवमेंट की स्पीड थी उस टाइम, दोनों के स्पीड में डिफरेंस था। नॉर्थ अमेरिका आपकी ज़्यादा तेज़ चल रही थी, साउथ अमेरिका आपकी ज़्यादा, यानी इसी में नहीं, इस साइड की जो मूवमेंट थी इनकी स्पीड भी, सबके सबके लैंड टूटने की स्पीड में अलग अलग उनकी स्पीड थी। और उससे क्या हुआ था, जो बीच में देखिए ओशियन, तो बेसिकली जो नाम आप देख रहे हैं, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ये सब तो नाम बहुत ही बाद में पड़े थे। ओशियन तो जाहिर सी बात है बीच में प्रेजेंट था। बेसिकली उनका ये कहना है कि बीच में आप ये एस शेप इससे बना था, इस स्पीड में डिफरेंस की वजह से यहाँ पे एक एस शेप आप देख सकते हो। तो ये हालांकि ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप यहाँ देख भी सकते हो, या कह सकते ज़्यादा कोई ख़ास चीज़ नहीं है। अब हम आगे बढ़े तो हम कहाँ थे, हाँ तो हम यहाँ थे। इट मे बी मेंशन दैट नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका वेयर ड्रिफ्टिंग वेस्टवर्ड एट डिफरेंट रेट एंड हेंस एस शेप ऑफ द अटलांटिक ओशियन कुड बी पॉसिबल। बुक के अंदर बेसिकली ओशियन के फॉर्मेशन के बारे में बताया। तो इसके अंदर आपको मैं क्या ही बताऊँ कि जब लैंड टूटे, लैंड अपने बेसिकली अरेंज हुए, उनके बीच में जो जगह बचे वही से सारे ओशियन बने, ओशियन का नाम रख दिया गया उसी एरिया को। ठीक है, सब कॉमन सी चीज़ें हैं। और फिर वेगनर का ये कहना था कि जो पूरे हमारे कंटिनेंटल ब्लॉक जो टूट रहे थे वो बेसिकली कार्बोनिफेरस पीरियड से लेके प्लायोसीन पीरियड तक टूटे, और तब उनका प्रेजेंट पैटर्न और अरेंजमेंट हुआ था कंटिनेंट और ओशियन बेसिन का। ठीक है, यानी कार्बोनिफेरस पीरियड से प्लायोसीन पीरियड तक टाइम इनको लगा था पूरा प्रेजेंट शेप में आने में। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया था आपको, पोल्स जो थे वो समय समय पे उनका चेंज होता गया है। जैसा कि अगर मैं टेरेसरी पीरियड की बात करूं तो आप देख सकते हैं टेरेसरी पीरियड में हमारा नॉर्थ पोल जो था वो यहाँ पे पाया जाता था और साउथ पोल आपका यहाँ पाया जाता था। कार्बोनिफेरस पीरियड में नॉर्थ पोल तो आपका इस एरिया में, साउथ पोल आपका इस एरिया में पाया जाता था। सिल्वरियन पीरियड में आपका नॉर्थ पोल यहाँ पे और यहाँ साउथ पोल आपका यहाँ पाया जाता था। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ओके, और ये जो टेरेसरी सिल्वरियन है ये सब बेसिकली जियोलॉजिकल टाइम है हमारे अर्थ के हिस्ट्री के साइंटिस्टों द्वारा दिया गया। ये भी मैं आपको पहले से पढ़ा चुका हूँ। अब हम बात करते हैं माउंटेन बिल्डिंग की। ठीक है, तो देखिए इसको मैं आपको समझाने का इस तरह से प्रयास करूँ तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा कि इनका ये कहना था। अब देखिए इसी यहीं से हम समझ लेते हैं। तो इनका ये कहना था, आप जैसा कि जानते हैं यहाँ पे इस एरिया में और यहाँ हमारे बेसिकली कई माउंटेन इनके एज पे पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे अपलाइन माउंटेन से यहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पे हमारे रॉकीज और एंडीज पर्वत पाए जाते हैं। तो उनका ये कहना था कि जो रॉकीज और एंडीज का फॉर्मेशन था, तो जब ये हमारे, देखिए यहाँ से मैं आपको पढ़ के बता दूँ उसके बाद समझाऊँ तो आपको बेहतर समझ में आएगा। द फ्रंटल एज ऑफ वेस्टर्न ड्रिफ्टिंग कंटिनेंट ब्लॉक ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका वेयर क्लम्पर्ड and folded against the resistance of the rock of सीमा layer and thus western corridors of two Americas नॉर्थ, जैसे कि रॉकीज एंड एंडीज फाउंड हुए थे। अब आई थिंक यहाँ पे कुछ ही चीज़ें समझाने का, यानी कि उनका ये कहना था कि जब हमारे कंटिनेंट टूटने के बाद उनका मूवमेंट हो रहा था तो कुछ समय के बाद, और मैंने आपको शुरुआत में समझाया था कि जो उनके सियाल जो हमारा था वो सीमा के ऊपर तैर रहा था बिना किसी रेजिस्टेंस के। फिर वैगनर के बाद में ये कहा कि उनके अंदर क्या हुआ, रेजिस्टेंस आने लगा, और रेजिस्टेंस से ये हुआ कि रेजिस्टेंस, जाहिर बात है जब किसी चीज़ पे रेजिस्टेंस लगेगा तो वो रुकना चालू होगा, उस पर दबाव पड़ेगा। तो हुआ क्या, यानी कि अगर इस पेपर को लें, मान लीजिए ये हमारा मूव कर रहा है और इस पर हमने इसे रोकने का प्रयास किया, तो ये क्या होगा, बेसिकली हमारा क्रम्पल होना शुरू हो जाएगा, और क्रम्पल होकर बेसिकली फोल्ड होगा, और इससे हमारे बेसिकली क्या हुए, इसी तरह प्रक्रिया हमारे कंटिनेंट के अंदर हुई थी और उससे हमारे बेसिकली माउंटेन बने थे। ठीक है, वही यहाँ पे पूरा इसका मतलब दिया था समझाने का। एक बार इसको आप पढ़ लेना, बढ़िया समझ जाएंगे। अब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ आइलैंड आर्क की। तो जब हमारा एशियाटिक ब्लॉक मूव कर रहा था वेस्टवर्ड, तो उसका जो ईस्टर्न पार्ट था, यानी मान लीजिए ये हमारा पेपर के जरिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए हमारा कोई कंटिनेंट हो गया, तो उनका ये कहना था
कि जब हमारे कंटिनेंट मूव कर रहे थे, इसका जो ये भाग था, ये तो खिंचाव तो भाई इसी तरफ से एक ही तरफ में पड़ रहा था, तो ये हुआ इस तरफ खिंचाव पड़ा, तो हुआ क्या कि इस तरफ का जो कुछ एरिया था ये टूट के पीछे पड़ गया, पीछे रह गया था, और उसी से हमारे प्रेजेंट टाइम में आप देख सकते हो आइलैंड बने थे। ये बेसिकली वेगनर का ये कहना था, पर बाद में इसे रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि हमने देखा कि बाद में जब रिसर्च हुए तो ये पाया गया कि जो आइलैंड्स आर्क बने हैं वो बेसिकली ज्वालामुखी की वजह से बने हैं, ना कि ये कंटिनेंट के जो हिस्से थे पीछे छूट गए थे उनकी वजह से बने थे। वो भी हम आगे पढ़ेंगे। हम बात करते हैं कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन की। तो कार्बोनिफेरस पीरियड में जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको, साउथ पोल जो था वो बेसिकली पोल्स के लोकेशन कार्बोनिफेरस पीरियड में अलग थे। तो उस टाइम का साउथ पोल का जो लोकेशन था वो बेसिकली पेंजिया के मिडल एरिया में आता था। तो उससे हुआ क्या कि आइस सीट जो थे वो पूरे स्प्रेड हो गए थे साउथ पोल के आउटवर्ड एरिया में, एंड लैंड एरिया जो कि बेसिकली साउथ पोल के क्लोज में थे वो बेसिकली हमारे थिक आइस सीट से कवर हो गए थे, और बाद में यही लैंड एरिया बेसिकली माइट हैव पार्टेड अवे ड्यू टू डिस्ट्रप्शन। बाद में यही लैंड एरिया दूर चले गए होंगे और बेसिकली बाद में वो प्रेजेंट शेप में। तो इसको मैं इस तरह समझाने का प्रयास करूँगा आपको। तो वेगनर का बेसिकली ये कहना था कि साउथ पोल पे जैसा जानते हैं बेसिकली बर्फ पाई जाती है। तो ये हुआ था, साउथ पोल का लोकेशन उस टाइम बेसिकली हमारे पेंजिया के मिडल पार्ट में था, ठीक है। तो उससे हुआ क्या, तो उसके आसपास भी पूरा, जब जाहिर बात है बीच में कोई यहाँ ठंडी, साउथ पोल ठंडी रहती है, साउथ पोल के आसपास की एरिया भी ठंडी पड़ गए थे। और जब हमारा लैंड टूटा तो वो अलग अलग, ये मान लीजिए ये एरिया ठंडा पड़ा तो ये आपका इधर चला गया, इतना एरिया आपका इधर चला गया, इतना एरिया आपका इधर चला गया। तो वहीं दे रखा कि जब उस टाइम बेसिकली एक रिसर्च होती उसमें ये पाया गया था कि अलग अलग लैंड के एरिया में वहाँ पे पहले ग्लेशिएशन हो चुका था, इसी के परिणाम पाया गया था। उसी आधार पर उन्होंने ये चीज़ें बताई थी, कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन वाली चीज़। हालांकि इसको प्रोसेस ऑफ द थ्योरी में नहीं रखना चाहिए था, पर जैसा कि बुक के अंदर दे रखा है तो मैं आपको उसी हिसाब से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं एविडेंसेज जो कि इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। ऐसी कौन कौन सी एविडेंसेज हैं जो कि इस थ्योरी को प्रेजेंट क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। पहला तो आता है आपका जिग्सॉ फिट। वेगनर के हिसाब से ये कहना था, आप भी अगर मैप में देखेंगे तो ये पाएंगे कि अटलांटिक ओशियन जो होता है हमारा, उसके दोनों कोस्ट के बीच में अगर जब उसको हम जोड़ने का प्रयास करें तब ये पाएंगे उनके अंदर वो आपस में आसानी से जुड़ जाएंगे। उनके अंदर एक जिग्सॉ फिट होता है। मान लीजिए ये पेपर हुआ, इसको हम क्या किए, पेपर को फाड़ दिए, और जब हम इसको, ये अलग हो गए, इसी तरह से आप लैंड समझ लिए। मान लीजिए हमारा बेसिकली एक लैंड हो गया, ये हमारा दूसरा लैंड हो गया। ये क्या हुए, मुंह में फोर्स की वजह से, टाइडल फोर्स हो गया कह सकते हैं, उसकी वजह से अलग हुए। जब ये अलग हुए तो जाहिर सी बात है ये एरिया तो बेसिकली आपका उसी तरह रहेगा ना। तो जब इसको नज़दीक ला के, वेगनर का ये कहना था, जब इसको नज़दीक लाएंगे तो जब इसको जोड़ने का प्रयास करें तो ये जिग्सॉ फिट में आपस में जुड़ सकते हैं। तो ये वेगनर का कहना था, उनके चारों तरफ उनके कोस्ट पे जियोग्राफिकल सिमिलरिटी पाई जाती है। दूसरा ये था, जियोलॉजिकल एविडेंस ये डिनोट करते हैं कि जो माउंटेन सिस्टम है, अलग अलग प्लेस के, अलग अलग कोस्टल एरिया के बेसिकली माउंटेन जो रीजन है, उनके बनने का जो टाइम था वो बेसिकली एक ही था। जियोलॉजिकल यहीं पे ये भी चीज़ आपका, यही चीज़ यहाँ पे आपका दे रखा है, माफ़ करेगा कुछ बोलने में मुझे तकलीफ़ होती, वही चीज़ मैं आपको अभी इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहा हूँ। आई थिंक मैं जल्दी से इम्प्रूव भी कर लूँगा। तो कोस्टल एरिया जो थे, जैसे कि वो मैं बता चुका हूँ सेम एज के थे, जैसे कि आपके कैलेडोनियन और हरिकेनियन माउंटेन सिस्टम जो हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल एरिया के, वो बेसिकली एक ही समय बने हुए थे। ये भी एविडेंस सपोर्ट करती है। फिर देयर इज मार्क सिमिलरिटी इन द फॉसिल, यानी वहाँ की मिट्टी के अंदर, वहाँ के जो फॉसिल्स बेसिकली जब कोई चीज़ मर जाती है तो उसके अंदर जो उसके रिमेनिंग पार्ट रह जाते हैं, कोई चीज़ डिकेइंग हो जाती है तो उसके अंदर जो रिमेनिंग पार्ट हो जाते हैं वो बेसिकली उन्हें फॉसिल कहा जाता है। तो जो फॉसिल के अंदर अलग अलग लैंड कंटिनेंट से इकट्ठा किए गए वेजिटेशन देखा गया, बेसिकली कोस्ट वाले एरिया में ये पाया गया कि वो बेसिकली एक तरह थे। बेसिकली अटलांटिक ओशियन वाले के दोनों तरफ जो कोस्टल एरिया थे उनके बीच में बेसिकली पहले तो माउंटेन की सिमिलरिटी पाई गई, फिर आके फॉसिल की सिमिलरिटी पाई गई, वेजिटेशन की सिमिलरिटी पाई गई। उसके बाद ये भी देखा गया, इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट कि ये बेसिकली हमारा जो ग्रीन लैंड है वो वेस्टवर्ड मूवमेंट कर रहा है लगभग 20 सेंटीमीटर पर ईयर।
तो ये भी बेसिकली सपोर्ट करती है वेगनर की थ्योरी को। फिर द फ्लॉसिल ऑफ ग्लॉसोप्टेरिस फ्लोरा, ये बेसिकली एक तरह का फ्लोरा होता है जो पहले पाया जाता है पर इस समय नहीं पाया जाता, उनके बेसिकली अब फॉसिल्स मिलते हैं जो कि फाउंड इन इंडिया, डिफरेंट इंडिया के साथ साथ अलग अलग कंटिनेंट पे पाए जाते हैं। तो वही फॉसिल वाली चीज़ यहीं दे रखी है, ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि लैंड जो थे पहले एक जगह पे इकट्ठा थे, ठीक है। फिर एक तरह के मैमल्स होते हैं, कह सकते हैं जानवर होते हैं, जिनका बेसिकली लेमिंग्स नाम दिया गया है। इसे आप गूगल पे करके इमेज इसका देख सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे स्कैवेंडिया के नॉर्थन पार्ट में पाया जाता है। तो इनके अंदर एक टेंडेंसी होती है, क्या होती है, एक टेंडेंसी होती है कि ये जब इनकी पॉपुलेशन एनॉर्मली बढ़ती है, कह सकते हैं जब एक तरफ से भूकंप जब आते हैं तो इनकी अंदर टेंडेंसी होती है कि ये वेस्टवर्ड की तरफ यानी वेस्ट की तरफ ये भागना शुरू कर देते हैं, या कह सकते हैं इनकी जो मूवमेंट होती है नॉर्मली वेस्ट की तरफ होती है। पर ऐसा पाया गया कि कुछ जैसे कि जाहिर सी बात है स्कैवेंडिया पूरा फैला नहीं हुआ है, उसके कहीं ना कहीं वो अंत होता है। तो ऐसा देखा गया है जब वेस्ट की तरफ जाते हैं तो जाहिर वो जाके आपके समुद्र के अंदर गिर जाते हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि इस बिहेवियर से लेमिंग्स के कि कुछ किसी न किसी समय लैंडमास जो रहे होंगे वो क्या हुए होंगे, एक साथ जुड़े होंगे, तभी इनकी जो देखिए कोई भी चीज़ ऐसी जो आदतें पड़ती है उन आदतों पढ़ने में उनकी बहुत ही समय लगता है। जैसा कि आप ह्यूमन में देख सकते हो, जैसे पहले हम क्या बोलते हैं बंदर थे, आप जानते हैं आप लोग कि पहले बंदर थे, फिर बाद में हम इंसान बने, पहले हम झुक के चलते। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ही समय लगता है इनके फॉर्मेशन थे। ये सब चीज़ें लेमिंग्स के अंदर पाई जाती है। तो वही उनके तो इसीलिए ये पता चलता है कि एक समय में लैंडमार्क जो रहे होंगे हमारे वो क्या हुए होंगे, तभी ना वेस्टवर्ड भागते हैं। भाई कोई ऐसा क्यों जानवर जाएगा कि वेस्टवर्ड भागेगा और जाकर पानी में कूद जाए मर जाए, ऐसा क्यों कोई जानवर करेगा? क्योंकि उनके जो पूर्वज थे उनके वो भी उसी तरह से करते थे, उनके अंदर भी एक टेंडेंसी पाई जाती थी कि और ये क्यों हुई होगी, जाहिर सी बात है क्योंकि उस तरफ भी लैंड पहले रहा होगा तभी ये उस तरफ भागते थे, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट कह सकते नहीं थे, ये जब दूसरे कह सकते हैं सोर्स वाले दूसरे विभाग वाले से ज़्यादा बढ़िया समझ पाएंगे, ठीक है। और आखिरी है कि कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन में आपको बता चुका हूँ, अलग अलग लैंड से ये क्या बोलते हैं देखा गया कि अलग अलग लैंड पे उनके एक टाइम पे उनके अंदर ग्लेशिएशन पाया गया था। इससे भी पता चलता है कि लैंड मास हमारे एक जगह पहले इकट्ठा थे, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर इतने एविडेंस पाने के बाद भी इस थ्योरी को भैया रिजेक्ट क्यों किया गया। तो वही चीज़ देखते हैं, क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी, ठीक है। जो दोनों फोर्स बेसिकली वेगनर ने अप्लाई किए थे कंटिनेंट को ड्रिफ्ट कराने पे, हमारे वैज्ञानिकों का ये कहना है कि वो फोर्स जो है वो सफिशिएंट इनफ नहीं है टू ड्रिफ्ट द कंटिनेंट सो अपार्ट। और यही क्रिटिसिज्म हमने टेलर के अंदर, टेलर की जो थ्योरी पढ़ी थी उसमें देखा था कि अगर मान लीजिए टाइडल फोर्स इतना मजबूत फिर रहा होगा तो जाहिर सी बात है, इसको मैं इस तरह समझाने का प्रयास करूँ। वही रस्सी वाला एग्जाम्पल लीजिए, रस्सी किनारे अगर रस्सी को हम घुमाएं, ठीक है, रस्सी को या इसको मैं इस तरह से रस्सी घुमाऊँ क्या बोलते हैं, कोई आप ग्लोब ले लीजिए, ग्लोब को आप घुमाइए, अगर उस पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगेगा तो क्या होगा, कोई फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होगी तो क्या होगा, ग्लोब हमेशा चलता रहेगा। पर जब उस पर फोर्स कोई अप्लाई हो, जब आप उस पर उंगली रख देंगे तो क्या होगा, ग्लोब क्या होगा, रुक जाएगा। तो उसी उंगली को आप क्या समझिए, टाइडल फोर्स समझिए सन और मून का। जब आप हल्का सा रुक करेंगे तो क्या होगा, ग्लोब क्या होगा, धीरे से रुकेगा, तुरंत नहीं रुकेगा। पर अब से आप एकदम तेज से उस पर आप उंगली रख देंगे और ग्लोब को मान लीजिए कोई मोटर से वो ग्लोब चल रहा, कोई उसके अंदर मोटर फिट किया हुआ है, लेकिन जब तेज से उस पर दबा देंगे तो ग्लोब क्या होगा, रुक जाएगा। तो वही हमारे अर्थ के अंदर भी होना चाहिए था। जब उसके टाइडल फोर्स अगर इतना मजबूत था कि वो पूरा कंटिनेंट को तोड़ के उनकी मूवमेंट करा सके, तो क्यों नहीं हुआ ऐसा कि वो उनके रोटेशन जो था उसका स्टॉप हुआ या उनके, ठीक है। तो वही हमारे साइंटिस्ट लोगों का कहना था। फिर दूसरा था वैगनर का ये कहना था कि हमारे जो सियालिक मास थे वो फ्रीली मूव कर रहे थे बिना किसी रेजिस्टेंस के, जो सीमा के ऊपर बेसिकली मूव कर रहे थे बिना किसी रेजिस्टेंस के। पर बाद में इसी पार्ट में हमने अभी देखा कि इनका ये कहना था कि सडनली क्या हुआ, सीमा उसके ऊपर रेजिस्टेंस लगाने लगा।
तो ऐसा क्या, वो उन्होंने बेसिकली ये ओरिजिन ऑफ माउंटेन को एक्सप्लेन करने के लिए कह दिया था, पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा उसका कोई एक्सप्लेनेशन इनके पास नहीं था। बॉबी हैज़ मेंटेन दैट सीमा हैज़ नो स्ट्रेंथ, सीमा के पास इतना भैया इंटरेस्ट थी, क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ ही नहीं है बॉबी के हिसाब से कि वो सियाल वो क्या कर सकें, क्रम्पल कर सकें बेसिकली सियाल को और माउंटेन फॉर्म कर सके। फिर तीसरा ये था कि बोथ द कोस्ट हमारे जो अटलांटिक ओशियन के हैं वो कम्प्लीटली रिफिट नहीं हो सकते, यानी तो थस कॉन्सेप्ट जो कहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ जिक्सा फिट जो का जो कॉन्सेप्ट था वो पूरी तरह से अप्लाई नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने पेपर का एग्जांपल एक बताया था, पेपर को जब अलग करके फिर जोड़ने का प्रयास करेंगे तो ये पूरी तरह से जुड़ जाएगा, पर कुछ साइंटिस्ट के ये कहना था कि जब उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे तो कम्प्लीटली रिफिट नहीं होगा वो, ठीक है। फिर था कि जो प्रोसेस ये हुआ था टूटने का, फोर्स, मान लीजिए भैया हमने ये भी मान लिया कि वो फोर्स की वजह से टूटा, पर ऐसा क्या हुआ, मान लीजिए फोर्स तो भाई पहले भी ऐसा नहीं ना हुआ वो फोर्स पहले अप्लाई नहीं हो रही थी, तो ऐसा क्या हुआ कि वो कार्बोनिफेरस पीरियड के टाइम ही वो टूटे, उससे पहले क्यों नहीं टूटे, इसका एक्सप्लेनेशन भी वेगनर के पास नहीं था। वाई डिड द प्रोसेस ऑफ कॉन्टिनेंटल नॉट स्टार्ट बिफोर द कॉन्टिनेंट कार्बोनिफेरस पीरियड, ठीक है। व्हाट के पेंजिया टुगेदर टिल इट्स डिस्ट्रप्शन, तो ये भी मान लीजिए कि नहीं टूटा पहले, पर ऐसी क्या चीज़ थी जो उनको अभी तक जोड़ के रखी थी, इसका एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हैं। बेसिकली उस समय तो वही सवाल पूछने वाला कोई नहीं था, थ्योरी उन्होंने दे दी, प्रचलित हो गई, सवाल तो बाद में पूछे गए ना, तो ये तो जाहिर बात है वेगनर इतने बड़े, अगर इतने बड़े साइंटिस्ट थे, इतनी बड़ी थ्योरी दे सकते हैं तो उनके अंदर तो ये सवाल आए होंगे, पर इसका एक्सप्लेनेशन उनके पास कुछ नहीं था। देयर वाज नो एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग ऑल दिस क्वेश्चन, उनका तो भैया मेन मकसद था क्या दिखाना, क्लाइमेटिक चेंज को दिखाना, तो क्या हो सकता है इन्होंने इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हो, उन्होंने बेसिकली टेलर की थ्योरी उठाई, उससे क्रिटिसिज्म देखे होंगे क्या क्यों कि इसे रिजेक्ट किया गया, उसके अंदर बदलाव किए होंगे और बस अपनी थ्योरी ला के दे दी होंगी। वही सेम चीज़ हम देख सकते हैं इसमें उन्होंने दी थी, जैसे लैंड टूटा उसका उन्होंने अलग नाम दे दिया, गोंडवाना लैंड तो और लॉरेशिया तो टेलर ने दे रखा था, जब यूनाइट थी वो बात है, क्या बोलते हैं आपके टेलर ने नाम नहीं दिया था, तो यही सब चीज़ें हैं। तो बस यहीं तक आपकी ये थ्योरी थी। अब मिलते हैं आपको अगले क्लास में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के साथ, तब तक लिए आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और आपसे एक रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस चैनल के रिगार्डिंग, इस वीडियो लेक्चर के रिगार्डिंग हमें फीडबैक प्रोवाइड करें कि हम इसे और किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद।